मतलब वो सोशल मीडिया की पावर हो तो वो पावर भी सच्चे लोगों के हाथ में होनी चाहिए, बुरे लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स जो गलत लोगों के होते नहीं, सबसे ज्यादा फॉलोवर्स सनातन धर्म के होने चाहिए। ये आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति का काम तो है नहीं, इसमें तो एक एक नागरिक की सहमति चाहिए होती है। खैर, तो आदर्श योग शिक्षक को योगाभ्यास पूरी तरह से आना चाहिए। दूसरी बात, एक जो योग शिक्षक है, ये थोड़ा कठिन काम है। अगर आप योग शिक्षक हैं, आप दूसरों को योग करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो पहला धर्म है कि आप स्वयं स्वस्थ हो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं? जरा हाथ उठाना। पूर्ण रूप से स्वस्थ, अभिनंदन करो भाई। जो स्वस्थ है उनका तो अभिनंदन करो जोर से। अभिनंदन कैसे करना है? मौका मिला है ताली बजाने का। हाँ, तो पहले स्वयं को स्वस्थ रहना है। अब ये थोड़ा क्रिटिकल टास्क है कि ठीक है, रोग आ गए, पहले से ही रोग था, उसके बाद ही हम योग से जुड़े हैं। अब रोग ही इसका मतलब ये थोड़ी कि हमको अधिकार नहीं है योग कराने का, ऐसा नहीं है। आप करा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका प्रयास होना चाहिए कि आप रोग से उभर जाएं, या इतनी मेहनत करते हुए दिखने चाहिए दूसरों को कि वो ये सोचें कि ये रोगी होकर के भी रोग से लड़ने की कोशिश कर रहा है, इतनी हिम्मत कर रहा है, तो हम भी करें। मतलब आपके प्रति ये धारणा आप नहीं बनाने देना, खुद तो रोगी है, बड़ा योग कराने चले, ये धारणा नहीं बननी चाहिए। अब वो कैसे नहीं बनेगी, आप लगाओ दिमाग, सोचो कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हो कि रोगी होने के बाद भी आपने अपनी ये इमेज नहीं बनने दी किसी के सामने कि खुद रोगी है और बड़ा योग कराने चली। ये नहीं होना चाहिए। और वो कैसे नहीं होगा, ये आप देखो, समझो, कुशलता है ये, मेहनत करो, श्रद्धा रहेगी और जल्दी से रोग से ऊपर उठ जाओ। खैर, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। तो स्वयं स्वस्थ होना चाहिए, योग आसन प्राणायाम की विधि परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, रोगानुसार योग का बोध होना चाहिए। अब जैसे आपकी कक्षा में कोई साधक आया, तो ऐसा नहीं कि हवा हवाई क्लास चल रही है, बस कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम एक दो बहनें ऐसी थी जिनकी कक्षा में 200 साधक भी आते थे। आप में से ऐसी कोई बहनें हैं जिनकी कक्षा में 100 साधक से ऊपर आते हैं? 100 से ऊपर? देखो, एक बात फिर से बोल देती हूँ, पहले दिन भी कहा था, जिंदगी भर पाप करो तो कहते हैं कि हरिद्वार आके गंगा नहा लो, धुल जाएंगे। लेकिन हरिद्वार बैठ करके यदि कोई चूक हो जाए, गलती से झूठ निकल जाए, तो फिर वो कहीं नहीं धुलेगा। अब बताओ, किसकी कक्षा में 100 से ऊपर साधक आते हैं? एक बहन, दो, तीन, क्या बात है, 4, 5, 6, 7, हाँ भगवान से डर के हाथ उठाना, हाँ 8। ठीक है भाई, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली। बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी कक्षा में 100 से ऊपर साधक आ रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि उनकी मेहनत कितनी है, उनका व्यवहार कितना अच्छा है। घर के लोग नहीं संभलते, घर के लोग नहीं जुड़ के रह पाते। 8-10 लोग, 4-5 लोग, इतनी बड़ी 100 लोगों की योग कक्षा को मैनेज करना कोई छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ी चीज है। घर के लोग नहीं संभलते हमसे, देखते हैं ना हम घर परिवारों में। खैर, तो रोगानुसार योग आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कक्षा में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हमें पता ही नहीं। आपकी कक्षा में कोई नया साधक आया, अपनी कक्षा को, एक आदर्श योग शिक्षक का गुण क्या है, आपकी कक्षा में कोई नया व्यक्ति आया, आप उससे पर्सनली मिलो, उसके रोग के बारे में पूछो, कब से आपको रोग है, क्या आपने आज तक ट्रीटमेंट लिया है, आपको कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ, क्या आप पहले से योग करते हैं, क्या आप पहली बार योग कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसका जो रोग है उसके अनुसार आप अध्ययन करो। मान लो सामने वाले व्यक्ति जो है वो माइग्रेन का शिकार है, तो आप अध्ययन करो, आप पढ़ो पुस्तकों को, आप यूट्यूब पे स्वामी जी को, आचार्य जी को सुनो, आप आस्था लाइव देख करके पता करो कि माइग्रेन के लिए कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सा आसन करना है, कौन सा व्यायाम करना है, कौन सी औषधि लेनी है, कैसा खाना खाना है, कैसा खाना नहीं खाना है, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, और उस व्यक्ति को बताओ। और उसको जब लाभ मिलेगा तो अपने साथ 10 को लेकर के वो खुद आ जाएगा।
ऐसे योग कक्षा बढ़ती है, विस्तार ऐसे होता है। लेकिन यदि हम जागरूक नहीं रहते, हम खुद ही क्लास में एब्सेंट कर रहे हैं, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, चल रही है, ये भी अच्छा है, लेकिन अब जब हम हरिद्वार आ गए, हमने मुख्य योग शिक्षक का प्रशिक्षण ले लिया है, तो हमें क्या और बेटर करना है वो आपको बताया जा रहा है। तो आपकी कक्षा में यदि कोई नया व्यक्ति आता है, या अभी भी हो सकता है कक्षा में बहुत सारे लोग हों, आप योग्य शिक्षक वो है कि उसकी कक्षा में जितने मेंबर्स आते हैं, एक एक का बायोडाटा उसके दिमाग में होना चाहिए। तो आदर्श योग शिक्षक वो है, उसको अपनी कक्षा के एक एक मेंबर के बारे में पता होना चाहिए कि इसको कौन सा रोग था, किसने कौन सा रोग ठीक किया, कितने टाइम से योग कर रहा है, इसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। ये शिक्षक की जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। इस चीज को मानते हो? मानते हो ना? सही बोल रही हूं मैं? गलत तो नहीं बोल रही? ऐसी बात तो नहीं बोल रही जो इम्पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है ना? कक्षा में 25, 30, 50, 100 लोग भी आते हैं, तो आपको उनके बारे में पता हो सकता है यदि आप थोड़ा सा जागरूक रहो तो। और आप देखो ना, जो पॉलिटिशियन होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो तो दिखावे में दूसरों की केयर करते हैं और इतने वोट ले जाते हैं हमसे लेकर के। कितने वोट ले जाते हैं? जीत जाते हैं। जबकि चुनाव से 1-2 महीने पहले लगते हैं, सबकी खबर लेते हैं, अच्छा आपको ये समस्या, आपको ये समस्या, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, जानते हुए भी कि इनका कोई भरोसा नहीं है, फिर भी हमसे वो वोट लेकर के चले जाते हैं। तो क्या आप अपनी कक्षा के 50-100 व्यक्तियों का, और आप तो कुछ ले भी नहीं रहे उनसे, निस्वार्थ रूप में, क्या आप उनका प्रेम, उनका विश्वास नहीं जीत सकते? नहीं जीत सकते तो कमी है हमारी, ये योग्यता हमें होनी चाहिए। तो रोगानुसार योग का आपको बोध होगा, तो आप एक एक अपनी कक्षा के साधक को उसके रोग के अनुसार टिप्स दे सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है, वो आपको आकर के बताएगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। नहीं आपको पता रहेगा, आप उसके बारे में जानोगे, सर्च करोगे, तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। और जैसे एक फूल यदि सुगंधित होता है, या फूल में रस यदि होता है, तो अपने आप मधुमक्खियां आकर के उसके रस को पीने लग जाती हैं, भौरे उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं। उसको इन्विटेशन नहीं देना पड़ता कि मेरे पास रस है, आ जाओ आ जाओ। एक बार जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, तो वैसे यदि आप एक आदर्श योग शिक्षक बन जाते हो, तो आपकी कक्षा की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप लोग, जैसे बोलते हैं उपनिषदों में आया, आमायन्तु विमायन्तु प्रमायन्तु शमायन्तु दमायन्तु ब्रह्मचारिणा, सब ओर से मेरे पास शिष्य और साधक आते जाएं। ऐसे साधक आते हैं जैसे परम पूज्य गुरुदेव का जीवन हम देखते हैं। आप लोग ऐसे ही तो भागे भागे आए हो सारे, हम भी ऐसे ही भागे भागे आए, खिंचे चले आ गए उनकी तरफ। तो अपने जीवन को यदि अच्छा बनाएंगे तो कोई शिकायत नहीं कर सकते हम, ये तो एरिया ही ऐसा है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, ये ऐसी ऐसी बातें आती हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। खैर, फिर एक चीज और, जो योग शिक्षक है उसको आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए। कुछ बातें तो आपको यहाँ बताई जाएंगी, काफी सारी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं भी बताई जाएंगी, क्योंकि 5 दिन में, 5 दिन भी क्या, 3 दिन में कितना बताएगा व्यक्ति। तो आपको अपना नॉलेज खुद बढ़ाना है ना? बढ़ाओगे? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी श्री, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा, सभी गाओ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम
कृष्णा 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 हरे 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 राम। दोनों हाथ उठा के राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आयुर्वेद का नॉलेज होना चाहिए, रोगानुसार जड़ी बूटी का, औषधि का जो घरेलू उपचार है उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपकी कक्षा में कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको जोड़ों में दर्द है, तो आप पहले ही टाइम पे, पहले ही दिन क्या करो, उसका सारा खट्टा खाना बंद करवा दो। दही, छाछ, नींबू, अचार, चटनी, इमली, संतरा, मौसमी, ये सारी जितनी खट्टी चीजें हैं ये सारी बंद करवा दो। क्यों? नॉलेज क्यों होना जरूरी है? देखो, आपकी कक्षा में ऐसा व्यक्ति आया जिसको जोड़ों में दर्द है, अब आप उसको योग करा रहे हो, वो योग तो कर रहा है लेकिन जा करके सुबह दही खा रहा है और दिन में छाछ पी रहा है, लस्सी पी रहा है, तो उसके मन में क्या आएगा? महीना भर हो गया इनकी योग कक्षा में जाते हुए, 6 महीने हो गए, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, बेकार में सुबह सुबह और नींद खराब करनी पड़ती, और वो आना बंद कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि केवल योग से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब यदि आपको पता होता कि उसका खट्टा यदि छुड़वा देंगे तो उसको लाभ जल्दी मिलेगा, तो वो तीसरे दिन आके कहता आपने पता नहीं क्या करवाया, देखो इतना लाभ मिल गया। तो अपने आसपास जितने जोड़ों में दर्द वाले लोग होते सबको पकड़ पकड़ के ले आता, एक बार चल के तो देखो, नहीं फायदा मिलेगा तो भले मत आना, मैंने तो ठीक किया है। काम ऐसे करना होता है। यदि हम ऐसे, देखो प्रामाणिकता हम में नहीं होगी तो हम सब शिकायतें कर सकते हैं, जी नहीं आते, जी नहीं इंटरेस्ट लेते, आते हैं चले जाते हैं, आजकल सब अपने घर में करते हैं, सबके घर टीवी है, ये सब बहाने हैं। टीवी से करके कौन कर पाता? नहीं कर पाता कोई टीवी से। और घर में बैठ के तो कभी नहीं। घर में बैठ करके कोई योग कर ले, कोई बड़ा ही संयमी व्यक्ति होगा वही कर सकता है, नहीं तो चाय का कप यदि रखा है ना उसमें भी माताएं बहनें पहले योग नहीं करोगी, जब तक वो चाय का कप धुल के नहीं रखोगी तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा, वो ध्यान बार बार वहीं जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? जैसे योग करने बैठोगे वैसे कामों की लिस्ट आपके दिमाग में आने लगेगी, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। योग नहीं कर पाओगे घर में बैठ करके, लेकिन घर से निकल के चली गई आप क्लास में तो वो 1 घंटा तो आपका है, फिर आप कर लोगे। समझ में आई ना? देखो आपसे ज्यादा मेरे को पता है। ठीक है, तो ये भी बहाना है कि आजकल सब घर में कर लेते हैं। घर में इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर उनको इतना इंटरेस्टेड कुछ मिल नहीं रहा है, तो घर में कर लेते हैं। जब उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ से ज्यादा अच्छा तो ये बहन की क्लास में मजा आता है, तो वो क्यों घर में करेगा? सबको अपने शरीर का मोह है, सबको अपने शरीर से प्यार है। यदि किसी को पता चले कि योग करने से सच में रोग ठीक होता है तो वो आएगा ही, आएगा ही आएगा। और उसमें कुछ कारक और सम्मिलित हैं, उस पर बात करेंगे। फिर ये बता दिया आयुर्वेद का पता होना चाहिए। अब हाँ, जोड़ों में दर्द की बात कर रहे थे, तो पहले तो उसको छुड़वा दो आप सारी चीजें, खट्टी चीजें मत खाओ, तली हुई चीजें मत खाओ। दूसरा, उसको आप बात वाली चीजें मत खाओ, और उसको आप मेथी का प्रयोग करना बता दो कि रात को साबुत मेथी धुल के रखो और उसको पानी में भिगो लो, सुबह उस मेथी के पानी को पी लो, अंकुरित मेथी को चबा चबा के खा लो, या फिर आपका हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा का पाउडर बना लो और गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम आधा आधा चम्मच ले लो, तो वो क्या करता है, वात को, पूरा दर्द को सोख लेता है। तो अब सोचो कितना जरूरी है। साथ में आयुर्वेद का नॉलेज होना भी जरूरी है, पथ्य अपथ्य का ज्ञान होना भी जरूरी है। नहीं तो आप योग तो करा रहे हो, यहाँ से योग करके वो जितना ठीक कर रहा है उल्टा पुल्टा खा के उतना ही बढ़ा भी रहा है, तो ज्यों की लंका क्यों, कुछ फायदा नहीं होगा, और फिर उसकी अश्रद्धा और हो जाएगी योग में। ठीक है, उसके बाद अगला है कि व्यक्ति जो योग शिक्षक है उसको व्यवहारिक होना जरूरी है।
यदि उसको व्यवहार और उसकी वाणी यदि ठीक नहीं है तो उसके साथ लोग जुड़ ही नहीं सकते, कभी नहीं जुड़ सकते। उसको व्यवहारिक होने के लिए निरहंकारी, आज पूजा दीदी जी बता रही थी ना, अतिमानिता, अहंकार यदि उसके हृदय में रहेगा, ईगो यदि उसके हृदय में है, तो क्या होगा? देखो, जो व्यक्ति बड़ा होता है उसको सहन करना पड़ता है ना, बच्चों को सहन करना पड़ता है माता पिता को। बच्चे यदि कुछ गलती कर भी देते हैं तो माता पिता कितना सहन करते हैं। तो आपकी कक्षा में जो भी साधक आते हैं, हो सकता है उनमें से कोई खुरापाती हो, ले दे के आपको परेशान करे, लेकिन ये आपकी क्वालिटी और कुशलता होनी चाहिए कि आप सबको अपने हृदय में समेट के रखो। ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अच्छा, बात तो वैसे ही योग कक्षा की है और एक योग साधक की है, लेकिन ये सारी चीजें आपके परिवार पे भी अप्लाई होंगी। हमारा हृदय तो इतना विराट होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को संभाले अपने हृदय में, निस्वार्थ भाव से, प्रेम के भाव से। इतना विशाल हृदय होना चाहिए, आसमान की तरह विशाल। सबको संभाल लीजिए अपने हृदय में। अरे उसमें बहुत सुख है। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देखो, जो भी देखता है उसको ऐसा लगता है गुरु जी तो हमारे हैं। इतना प्यारा, इतना सरल, इतना सहज, और अहंकार तो कोसों दूर है। ऐसे अकिंचन भाव से रहते हैं। कल मिलेंगे तो देख लेना। तो व्यवहारिक होना चाहिए। आपकी कक्षा में देखो, घर में सब परेशान होते हैं, आपकी कक्षा का वातावरण इतना सुंदर हो। कुछ कक्षाएं हैं ऐसी, जैसे मेरा प्रवास हरियाणा में हुआ है बहुत ज्यादा, तो वहां मैंने कुछ कक्षाएं ऐसी देखी हैं कि वहां के साधक कहते हैं कि हम तो तड़पते रहते हैं कब सुबह और हम कक्षा में जाएं, क्योंकि कक्षा में जाकर के हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो अपनी कक्षा का माहौल इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर माहौल बनाओ कि शाम को कक्षा होती है, सुबह को कक्षा होती है, तो माताओं बहनों को चाव रहे। घर की इतनी किचकिच से तुम परेशान हो गए, वो कक्षा का टाइम कब हो रहा है, कम से कम शांति से 1 घंटा जाकर के कक्षा में बैठ जाओ। ये माहौल हम अपनी कक्षा का बना सकते हैं। इसमें सबका सहयोग जरूरी है, लेकिन उसके लिए नेतृत्वकर्ता को मजबूत होना जरूरी है। आप इतने प्रामाणिक बन सकते हो। डेली देखो, एक योग शिक्षक को डेली क्लास में जाना चाहिए। यदि वो बार बार एब्सेंट करता है तो उसकी कक्षा टूटेगी, उसकी कक्षा टूटेगी यदि वो खुद एब्सेंट करता है तो। पता है, जब योग शिक्षक केवल 2 लोग क्यों ना आए, फिर भी वो आता है, तो सब क्या सोच के आते हैं? भले कोई ना जाए फिर भी वो आएगी, चलो हमको चलना चाहिए। होता है ना ऐसा? और यदि सबके मन में है कि हम लोग नहीं जाएंगे तो कक्षा भी नहीं होगी, तो किसी के माइंड में बर्डन भी नहीं होता। लेकिन यदि आप रेगुलर अपनी क्लास में जाते हो तो सबके मन में ना एक अपराध का भाव होता है कि वो हमारे लिए आती है, वो घर भी तो कर सकती है, हमारे लिए आती है। 2 लोग आते फिर भी आती है, अकेला बंदा है फिर भी आती है, तो हमें जाना चाहिए, हम इतना तो अपने लिए तो कर ही सकते हैं। तो ये भाव साधकों के मन में कब आता है? जब शिक्षक प्रामाणिक हो। है ना बात सही? और निरंतरता से यदि आप जाओगे तो एक दिन भी यदि नहीं गए ना, तो आपकी कक्षा होना यही चाहिए। आपका प्रभाव इतना होना चाहिए, आपके प्रति प्रेम आपकी कक्षा के साधकों का इतना होना चाहिए कि किसी कारणवश यदि आप कक्षा में नहीं गए तो कक्षा के जो 30 मेंबर है, 30 के 30 का फोन आ जाए आपके घर पे कि बहन जी ठीक तो है, आप आए क्यों नहीं? आता है तो बहुत अच्छी बात है। और सोचो इससे खुशी की बात क्या होगी? आज किसको किसकी फिक्र होती है? किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, रिश्तेदारों को भी आपस में मतलब नहीं होता। वो तो फॉर्मेलिटी के बहाने आना जाना और थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। जो संवेदना आज के समय में शून्य हो गई है, किसी के हृदय में कोई संवेदना नहीं रहती। ऐसे परिवेश में आप एक दिन क्लास में ना जाओ और 10 बहनों का फोन आ जाए कि बहन जी ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक है, घर में सब ठीक है, सब कुशल तो है, आप क्लास में आए नहीं, तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? और क्या चाहिए? और आप जिस एज में बैठे हो, आप सभी लगभग सारे, उस एज में तो हमें प्रेम ही चाहिए होता है दूसरों का। बाकी सब कुछ तो हमने कर ही लिया, बच्चे भी सेटल हो गए, है नहीं तो हो जाएंगे 1-2 साल में, 5-10 साल में। तो हमें तो जिंदगी जीने के लिए सिर्फ लोगों का प्रेम, लोगों का आशीर्वाद, उनका सपोर्ट ही चाहिए होता है। क्योंकि आप सोच करके देखो, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पोते पोती, आपकी बहू आपसे कितना ही प्रेम करे, कितना भी प्रेम करे, पहले तो प्रेम करे यही मुश्किल होता है। और चलो करे भी, तो भी यदि आप, जब आपकी उम्र हो जाती है 70, 75, 80, 85, 90, 95, जब आप बेड पे पड़ जाते हो,
कितना भी बेटा प्रेम कर ले, वो आपके सिराने बैठ सकता है क्या 24 घंटा? क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे सिराने 24 घंटे बैठ तभी मैं मानूंगी कि तू मुझसे प्रेम करता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसके अपने काम है। बहू को भी खाना बनाना है, वो बेशक आपको बहुत अच्छी बहू मिली हो, आपसे आपकी बहुत केयर करती हो, लेकिन 24 घंटा आपके साथ बैठ सकती है क्या? नहीं बैठ सकते। आपके पोते पोती आपको कितना ही चाहते हो, स्कूल से आएंगे, पैर छुएंगे, दादा दादी के साथ मिलेंगे, बोलेंगे, फिर उनकी पढ़ाई है, उनका खेल है, उनकी कोचिंग्स है। आपके पास 24 घंटा कोई बैठ सकता है? तो उस टाइम कौन साथ देता है? उस टाइम आपके पुण्य साथ देते हैं। आपको ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो कुछ तो ऐसा है जो मेरे साथ है, क्योंकि बेटा भी यही रह जाएगा, बहू भी यही रह जाएगी, पोते पोती भी यही रह जाएंगे, आपकी धन संपत्ति भी यही रह जाएगी, रिश्तेदार भी यही रह जाएंगे, और जो मान पद प्रतिष्ठा है वो भी यही रह जाएगा। अंतिम समय में ना सबके मन में ये आता है, और सब कुछ होते हुए भी, सब केयर हो रही है, सेवा भी पूरी हो रही है, एक बार आवाज दो आ भी जाता है, सारा सामान, सारी सेवा, सब कुछ हो जाता है, 5 मिनट बिठाओ तो 5 मिनट बैठ भी जाते हैं, उसके बाद भी ना हृदय कचोटता है। क्यों? सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बहुतों का जीवन अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में, रिश्तेदार में, मैंने भी देखा है 1-2 लोगों का, कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि हाथ में कुछ नहीं है। तो आप जिस कार्य से जुड़े हैं ना, आप इस चीज के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि अंतिम समय में आपके साथ आपके पुण्य होंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपकी योग कक्षा में आकर के यदि किसी ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, किसी के हृदय से दुआएं निकली है, तो आपके मन में ये रहेगा कि चलो जिंदगी में मैंने निस्वार्थ बेटों के लिए किया, घर परिवार के लिए किया, वो तो स्वार्थ से किया, अपने लिए किया। आपके मन में रहेगा कि चलो जिंदगी में मैंने दूसरों को भी कुछ दिया है। ये बहुत बड़ी चीज है। और ये तब होगा, आपकी कक्षा के सभी लोग आपसे इतना प्रेम तब करेंगे, या आप एक दिन नहीं जाते तो आपके पास कॉल तब आएंगे जब आपकी इमेज कैसी होगी कि डेली आती है, बिना कारण के कभी गैप नहीं करती, बिना कारण के कभी एब्सेंट नहीं करती, आलस्य प्रमाद के कारण ये योग में की कक्षा में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दृढ़ जब आपकी कक्षा के लोगों के मन में होगा, तभी उनको ऐसा लगेगा कि आज नहीं आई है, मतलब जरूर कोई कारण होगा, क्योंकि ऐसे तो कभी एब्सेंट करती नहीं है। तो ये अपनी इमेज बनाना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन बहुत आवश्यक भी है। जो पहले बात कही थी ना कि परम श्रद्धेय गुरुदेव का साथ देना है, तो सोचो एक छोटा सा काम है कक्षा लगाना, लेकिन उसके लिए भी कितनी तपस्या करने की जरूरत है। इसलिए कक्षा लगाना छोटा काम नहीं है। आप यदि एक कक्षा भी लगाते हैं तो भी आप इस देश की, धर्म की, संस्कृति की, अपने गुरु की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। अपनी सेवा को कम मत आंकना, बहुत बड़ी सेवा है। फिर एक और भाव होना चाहिए योग शिक्षक के अंदर, जैसे पूज्य दीदी जी भी कह रही थी, हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने का भाव होना चाहिए। क्रेडिट यदि खुद लेंगे, अहंकारी होंगे या इगोइस्ट होंगे, तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति इगोइस्ट हो सकता है, उसके ईगो पर चोट लगी, उसने कुछ आपको उल्टा कहा, लेकिन यदि आप भी इगोइस्ट हो तो आप भी उल्टा कह देंगे, बात खराब। जितनी सहनशीलता रहेगी, जितना धैर्य रहेगा, आपकी कक्षा उतनी ही अच्छी चलेगी, आप उतने ही योग्य शिक्षक कहलाएंगे। तो ईगो नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और दूसरों को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। फिर आप जिस संस्था से जुड़े हैं, उस संस्था का आपको परिचय होना चाहिए, जो कि आपको दिया गया कल भी। कल आप जब घूमने जाएंगे तो अपनी आंखों से देख भी लेंगे। हालांकि पतंजलि योगपीठ को पूरा देखना है, घूमना है, समझना है, तो आपको सालों का समय लग जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं खुद नहीं जानता कि कितने प्रकल्प चलते हैं पतंजलि योगपीठ में, कितनी बिल्डिंग्स हैं, मैं आज तक सारी बिल्डिंग्स में नहीं गया। तो इतना विस्तार है इसका कि पूरी तरह से समझना तो मुश्किल है। लेकिन पतंजलि किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, आप जिस संस्था से जुड़े हो उसका प्रामाणिक ज्ञान आपको होना चाहिए। और आपको तो गर्व होना चाहिए, आप कितनी बड़ी संस्था से जुड़े हो, कितने बड़े परिवार से जुड़े हुए हो,
और एक बहुत अच्छी भूमिका है आपकी, बहुत बड़ा सहयोग है आपका, एक सहयोगी के रूप में आप जुड़े हुए हो, आप संस्था को कुछ प्रदान करने के लिए जुड़े हुए हो। इस बात का गर्व होना चाहिए और इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है, इसके लिए हमारे हृदय में कृतज्ञता भी होनी चाहिए। फिर एक बात, जिस योग की विधा से आप जुड़े हो, जिस योग को आप दूसरों को करा रहे हो, उन योग के जो शास्त्र हैं उनका परिचय होना चाहिए। जैसे योग दर्शन का नाम लिया था मैंने, हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता, क्योंकि कक्षा में कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आप कराओगे सूर्य नमस्कार तो वो बोलेंगे सूर्य नमस्कार कमर दर्द वाले करें कि नहीं करें। अब आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ, आप बोल दोगे कि हाँ, फिर वो बोलेगा नहीं इसमें तो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, फिर आप बोलोगे नहीं बस इंप्रेशन हो गया डाउन। इसीलिए एक एक चीज पर चिंतन होना चाहिए। वो यदि पूछ ले मुद्राओं के बारे में बताओ, बंध के बारे में बताओ, कुछ लोग तो जानने के लिए पूछते हैं, पर कुछ लोग समाज में ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे तत्व भी होते हैं जो आपको सिर्फ नीचा दिखाना चाहेंगे। जब तक आपके मुंह से ये नहीं निकल जाएगा ना कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, तब तक उनको तसल्ली नहीं होगी। अच्छा, योग दर्शन किसने लिखा? वो तीसरा सूत्र समझाना जरा, ध्यान क्या होता है समझाना, समाधि क्या होती है समझाना। आप तो हरिद्वार सीख के आए हो, अब अब वहां पे आप धर्म संकट में फंस जाओगे। तो हमें अपने अपने ज्ञान का भी वर्धन करना है।